फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन कंटिन्यू करते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को। लेक्चर नंबर 30 है हमारा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस चीज के बारे में? ओवरहैंगिंग बीम का केस चल रहा था। दूसरा केस देखते हैं उसके अंदर जो जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको देखना है। तो पहला वाला मैं आपको बता चुका था, हमें परसेंटेज ओवरहैंग देखना था किस चीज के लिए कि भाई जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है सेंट्रल वो जीरो होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव उसके लिए। अब देखो अब क्या है, सेम चीज है, यही है बीम हमारी, ठीक है, और ये हमारी टोटल लेंथ L है। और इस वाले केस में हमसे यूं कह रहा है कि भाई इसमें आप हमको ये बता दीजिए कि इस वाले केस में मोस्ट इकोनॉमिकल जो बीम है, मोस्ट इकोनॉमिकल बीम बनाने के लिए A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगी भाई? मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगी जब ये जो मोमेंट है ना हमारा इस तरह से, ये देखो जब हमारा ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ये वैल्यू नेगेटिव मोमेंट ये किसके बराबर हो जाए? ये हमारे पॉजिटिव मोमेंट के बराबर। तो ये दोनों मोमेंट बराबर हो जाएंगे तो वही हमारी बीम क्या हो जाएगी? वही बीम हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगी। तो इस कंडीशन के लिए हमको क्या निकालना है? ए। तो देखो पहले मान लीजिए ये हमारे सपोर्ट है, इनके बीच की दूरी फिक्स है, कुछ भी आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा? हमारा ये जो डायग्राम है ये चेंज होता चला जाएगा। आपने बहुत ज्यादा अब क्या कर दिया, आप इससे लेंथ और बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा? ये वैल्यू ऐसे होती चली जाएगी और ऐसे होती चली जाएगी, फिर ये जीरो हो जाएगी और उसके बाद में फिर ये नेगेटिव। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो इतनी लेंथ रखनी है जिस लेंथ पर ये पॉजिटिव मोमेंट ये नेगेटिव मोमेंट के बराबर हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें केवल जो पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने पर हमें क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा, कितना रखा जाए। तो ये मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट लेंथ ऑफ ओवरहैंग पोर्शन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। ठीक, फॉर ओवरहैंगिंग बीम विद UDL। ओवरहैंगिंग बीम है विद UDL है, whose टोटल लेंथ इज स्मॉल l। उसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई? स्मॉल l है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये इसकी टोटल लेंथ है स्मॉल l, ये कितनी होगी? L-2a। इस पर क्या लग रहा है हमारा? UDL W किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपको क्या निकालना है? ये ओवरहैंग की लेंथ निकालनी है। कब? जब क्या हो? हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल हो। तो मोस्ट इकोनॉमिकल करने से लिख देता हूं मैं, बीम के मोस्ट इकोनॉमिकल होने के लिए उसके मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर होना जरूरी है। इन दोनों क्या बराबर होना जरूरी है। अब आप क्या करोगे उसके लिए? तो उसके लिए अपन देखते हैं भाई, मतलब क्या है। डायग्राम बनाता हूं मैं आपको जिससे आपको और समझ में आए। ये हमारा प्लस माइनस माइनस, ये है हमारा क्या? M मैक्स, कौन सा? पॉजिटिव। और ये क्या है हमारा? ये भी मैक्सिमम है लेकिन कौन सा है? नेगेटिव। ये तो बड़ा सेम ही चीज है। ये तो M मैक्स कौन सा? नेगेटिव। ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं निकालता हूं, लिख देता हूं पॉइंट ABCD। तो मैं लिखता हूं मैक्सिमम
नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट, कहां पर होगा ये तो बी पर ही होगा, एट सपोर्ट बराबर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, ये सेंटर पर होगा। तो सपोर्ट पर कैसे निकालेंगे अपन, सपोर्ट पर निकालने के लिए देखो आप, ये कितना है, W है तो इस सपोर्ट पर मोमेंट क्या होगा, यूडीएल के कारण WX² 2 होता है, आपको कितनी बार बता रखा है मैंने, WX² 2। यहां पर x क्या है, a के बराबर है, तो लिख देता हूं स्मॉल WA² 2। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए मैक्सिमम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कौन सा है हमारा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है हमारा ये कौन सा, सेंटर पर कैसे निकालेंगे हम, आप जब सेंटर पर निकालोगे तो सेंटर पर देखो दो हैं, एक तो यूडीएल के कारण है, वो तो कैसा होगा, नीचे की तरफ लगेगा, और एक ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के कारण वो कैसे लगेगा हमारा, ऐसे। और रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, लिख देता हूं, रिएक्शन आर बी कितना होगा, ये टोटल जो लोड लग रहा है WL उसका आधा, ये तो अपन देख चुके हैं। तो एक तो आर एक कारण तो होगा पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, वो मैं यहां लिख देता हूं। तो ये मैं लिखता हूं आर बी इंटू में, यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकालूं मैं, ये टोटल एल है, तो एल का ये क्या हो गया, मुझे तो आर ए इंटू में ये करना है, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि वहां पर लेंथ लिखूंगा मैं सेंटर पर ले रहा हूं बेंडिंग मोमेंट, तो सेंटर पर मैं कैसे लूंगा, सेंटर पर ले, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ये तो आप बाद में कंफ्यूज आओगे। सेंटर पर ले रहे हैं अपन, ये तो यूडीएल है, यूडीएल के लिए तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी लेंथ, ये L/2 हो जाएगी, और इसके लिए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, x L/2 है, L/2 में से मैं इसको घटा दूं a को, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस हो जाएगी मेरी, सॉरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी L/2 माइनस a। ठीक है, तो एक तो मोमेंट होगा आर ए के कारण और एक होगा इसके कारण, तो इसके कारण इन दोनों के मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पर आर ए इंटू में L/2 माइनस ए लिखूंगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो देखो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना था, WA² 2, मैक्सिमम पॉजिटिव आर ए इंटू में L/2 माइनस ए, क्योंकि सेंटर पर ले रहा हूं मैं तो L/2 में से ए घटाना पड़ेगा, माइनस W कारण क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी, ये तो यूडीएल कारण यही होता है WX² 2, लेकिन यहां पर x क्या है, यहां पर x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मतलब L/2, तो WL/2 का स्क्वायर बाय 2, ये लिख देता हूं WL/2 का स्क्वायर बाय 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन, आप इसको सॉल्व करोगे WA² 2, आर ए की वैल्यू कितनी है, WL/2 है, इंटू L/2 माइनस ए, WL² 8। ठीक, WA² 2 बराबर WL² 4 माइनस WLA/2, L का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या आएगा, WL² में 4 माइनस WL इंटू में A/2 माइनस WL² में 8। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, इसको इधर ले आता हूं, WA² 2 प्लस WLA/2, और इधर तरफ क्या आ जाएगा मेरा, ये तो प्लस का हो जाएगा WL² 8, ये हो जाएगा माइनस WL² 4 बराबर 0। तो WA², इन सब में से W कॉमन ले लिया मैंने, W कॉमन ले सकता हूँ, W को कॉमन ले लिया मैंने, इधर आ गया A² 2, इधर आ गया मेरा LA/2, इधर आ गया मेरा प्लस में L² 8 है, तो अपन ऐसा करते हैं L² को भी कॉमन ले लेते हैं, इधर 1/8 माइनस 1/4 बराबर 0। इन दोनों में से W तो पहले ही बाहर आ गया, और ये मेरा क्या आ चुका है, एक L² भी कॉमन ले लिया, तो W तो इधर चला गया, 0 हो गया, इधर बचा मेरा A² 2 प्लस LA/2 प्लस में L², देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे 8 LCM लूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर -1, -1 का मतलब -1 को आप -1/8, तो मतलब L² 8 बराबर 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है, यहाँ से भी मैं एक 2 कॉमन ले सकता हूँ चाहूँ तो। इस इक्वेशन को अपन क्या करें, 1/2 और कॉमन ले लिया इन सब में से, तो कितना आ जाएगा ये मेरा, 1/2 और कॉमन ले लिया तो A² प्लस LA माइनस L² 4 बराबर 0। तो ये मेरी द्विघात समीकरण है।
इसको मैं सॉल्व करूंगा किससे, इसको मैं सॉल्व करता हूं कैलसी से करता हूं मैं। आप इसमें द्विघात से, आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से भी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी। मैं इसको कैलसी से करता हूं, ए की वैल्यू यहां पर ए तो क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एल स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में सी, तो वही तो इक्वेशन बन गई हमारी द्विघात। तो आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है इससे। ए की वैल्यू क्या आती है हमारी, तो कैलसी से अपन करेंगे इसको। तो मैंने ये इसका ले लिया, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1 मान लो, इसको कांस्टेंट मान लिया मैंने, माइनस 1/4, 1/4 का स्क्वायर करते हैं इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू आती है मेरी 0.2007 एल। तो मेरी ये जो वैल्यू आई ए की वैल्यू वो कितनी आई, तो यहाँ से मैंने जो सॉल्व किया तो मेरी ए की वैल्यू आई कितनी, यहाँ तक पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मेरा a बराबर 0.207 इंटू एल आया। मतलब क्या है, a बराबर 20.7% ऑफ टोटल लेंथ आ गया भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। तो भाई आप अब आपको केवल वो याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन देता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ओवरहैंग जो पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल लेंथ का 20.7%, लगभग 21%। तो 20.7 इधर 20.7 इधर, तो बीच में कितना रह गया 20.7 और 20.7 कितना हो गया अपना 40, 41.4 ये हो गया। और 41.4 के बाद में टोटल बचा कितना हमारा 58.6 बचा। तो बीच का हमारा 58.6% है, ये 21.4, 20.7 और ये 20.7। तो ये अपना आंसर आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको उतार लो भाई, मैं इसे मिटाता हूं। तो अपन यहां लिखते हैं, अतः मोस्ट इकोनॉमिकल बीम के लिए ओवरहैंग का पोर्शन टोटल लेंथ का 20.7%, एल 20.7% एल। और ये कितना हो गया 20, 20, 40 और 1 41.4। तो 100 में से आप 41.4 घटा दो तो बचा हमारा 58.60% एल। भाई अगर ये तो परसेंट में और वैसे 0.207 एल, 0.586 एल, 0.207 एल। तो आप कैसे देख लो, ये परसेंट में है, इन परसेंट इन एल, एल की टर्म में। तो ये होना चाहिए हमारा पोर्शन, तब जाकर के हमारी दोनों पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितना बेंडिंग मोमेंट होगा आप निकाल सकते हो, आप बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हो। एम मैक्स बराबर W ए स्क्वायर बाय 2, W ए कितना है 0.207 एल का स्क्वायर बाय 2 बराबर 0.207 का स्क्वायर बाय 2, 0.0214 WL स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 0.0214 WL स्क्वायर, ये हमारा
मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव दोनों ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ चुका है भाई पोर्शन कंप्लीट। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्या था, इसमें टोटल लेंथ गिवन थी पिछले वाले की तरह, इसमें टोटल लेंथ गिवन थी। अगर आपको ये बीच की लेंथ दे देगा फिर पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई। उसने अभी तो टोटल लेंथ एल दी, अगर वो कहे कि भाई सपोर्ट जो है, सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है एल, एल का मतलब सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो फिर पोर्शन क्या होगा हमारा, कुछ नहीं, हमको मालूम है ये परसेंटेज फिक्स है कितना है 20.7%। और ये कितनी लेंथ है हमारी, ये टोटल लेंथ का है 58.60 एल, टोटल लेंथ का होता है ये। अब इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, जब एल ये बीच की दूरी दे रखी, पहले तो अपन निकालेंगे ये टोटल लेंथ को, पहले तो अपन क्या निकालेंगे टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ पता होने के बाद में अपन उसका 20.7% ले लेंगे, वही हमारी क्या होगी ए की वैल्यू। तो वो अपन नोट में लिख देंगे। तो वो अपन नोट में लिख देंगे। आप इसको उतारो, मैं मिटाता हूं इसे, पहले भी हमने किया था ऐसे ही, सेम चीज है। तो कितना आ जाएगा, पहले तो आपको यहीं पे बता देता हूं मैं शॉर्ट में। देखो अगर अब की बार क्या है, एल इसको दे दिया तो हमको निकालना है ए कितना होगा। हमें मालूम है ए कितना होता है, जो टोटल लेंथ है ना ये, उसको मान लो आप एक्स, इस टोटल लेंथ का कितना होगा 0.207 एक्स होगा, ठीक है। टोटल लेंथ का होता है ये, इसका थोड़ी होता है। पिछले क्वेश्चन में तो इसको एल बोल रखा था, तो हमने इसकी जगह एल लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं। तो अपन को पता है भाई ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ होती है 58.60%। मतलब ये कितनी थी, ये थी हमारे एक्स की थी 0.586%। 58.6% मतलब 58.6 बटे ये कर सकता हूं कि नहीं मैं, बराबर एल। तो ये हमारी x जो है, x क्या हो गया, टोटल लेंथ x हो गई हमारी l अपॉन में 0.586। तो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x बराबर l अपॉन में 0.586। और ये कितना होता है, a होता है x का 0.207%। तो 0.207 इंटू में क्या कर दूं मैं, l बटे 0.586 ये कर देता हूं मैं। तो मेरे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0.207 डिवाइडेड 0.586, ये आ गई 0.353 एल। खत्म बात। तो अब मेरे a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 0.353 एल। ठीक है भाई, कैसे आया ये, कुछ नहीं, हमको पता है परसेंटेज जो है वो फिक्स है 20.7%। 20.7% किसका, टोटल लेंथ का। लेकिन यहां पर जो लेंथ है इन दोनों के बीच की दी हुई है, और मेरे को ए को किसके टर्म में निकालना है, इस लेंथ के टर्म में निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, पहले मैं इस टोटल लेंथ को इस एल के रूप में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, मुझे मालूम है ये जो एल होती है ना, ये टोटल लेंथ का कितना 58.6%। कैसे पता चला, पिछले से, ठीक है। तो एल जो है टोटल लेंथ का 58.6% है, मतलब 0.586 गुना है, ठीक है। तो x कितना हो गया इसका, x हो गया, इसका भाग दे दिया मैंने, x हो गया l का l बटे 0.586। बात क्लियर है, ये मेरा x आ गया। अब मुझे टोटल लेंथ पता चल चुकी है, तो टोटल लेंथ का a कितना होता है, a होता है टोटल लेंथ का 0.207। तो मैंने x की जगह l बटे 0.586 रख दिया और ये मेरा आंसर आ गया। तो इस वाले केस में कितनी होगी 0.353 l। तो अगर आपको वो, अब आपको डायरेक्टली देखना क्वेश्चन में, अगर वो क्या बोल रहा है आपको टोटल लेंथ को l बोल रहा है, तब तो हमारा 0.207 होगा आंसर। और अगर वो बोल रहा है कि टोटल लेंथ नहीं, सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है l, तब क्या होगा हमारा 0.353 l। आप इसको उतार लो शॉर्ट में प्रूफ के लिए, ठीक है, वैसे ही कहीं पे उतार लो। मैं टेबल बनाता हूं आपको, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई कि किस तरह से आया, ये प्रूफ उतार लो आप। मैं इसे मिटाता हूं, अब मैं इसे टेबल के रूप में लिखूंगा। नोट में लिखेंगे अपन, नोट में लिखेंगे परसेंटेज ओवरहैंग फॉर इकोनॉमिकल बीम। कैसे, दो केस है। पहला केस क्या है,
व्हेन L इज टोटल लेंथ ऑफ बीम। जब L का मतलब क्या है, टोटल लेंथ है, यहां से यहां तक की दूरी का मतलब है L, ये है A, ये है L माइनस 2A और ये है A। ठीक है, एक तो ये केस है। when L is distance between supports, जब L का मतलब ये नहीं है, L का मतलब क्या है, सपोर्ट के बीच की दूरी है, ये है L। तो इस वाले केस में हमारा A क्या होगा, दोनों ही चीज देखते हैं हम। इसको मिटाओ आप। तो भाई इस वाले केस में तो जो हमारा L है वो मैं लिख देता हूं। इस वाले केस में L की टर्म में लिखेंगे अपन, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये तो होगा कितना, 58.6% ऑफ L, और ये होगा 20.7% ऑफ L, टोटल लेंथ 20.7% ऑफ L। ठीक, इस वाले केस में। और ये कितना होगा, इस वाले केस में होगा भाई, ये 353 था ना, तो 35.3% ऑफ L, 35.3% ऑफ L। तो ये कितना हो गया, ये हमारा L था ही। खत्म बात, दोनों चीज़ हमारी आ गई। क्वेश्चन में देख लेना कि L का मतलब क्या है, मैंने दोनों लिखा दिया है। वेयर L इज टोटल लेंथ, वेयर L इज डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। उतार दो भाई इसको, आपको रिजल्ट याद रखना है। तो ओवर हैंगिंग पोर्शन खत्म हो चुका है। अब मैं आपको कराता हूँ फिक्स्ड बीम के कुछ क्वेश्चन एक दो, और उनका फिर मैं टेबल में उतार दूंगा आपको कितना कितना होता है, कैसे याद करते हैं। मिटाता हूं मैं इसे। अब अपन देखते हैं फिक्स्ड बीम के एसएफडी बीएमडी। एसएफडी बीएमडी तो नहीं देखना अपन को, केवल वहां पे वो देखना है कि फिक्स्ड बीम जो होती है उसके एंड मोमेंट कितने हैं, बस, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। क्यों भाई, क्योंकि फिक्स्ड बीम जो है मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं करते। जिसने मेरी पहली क्लास ली उसको मैंने क्लियर कर दिया था कि जो हमारी फिक्स्ड बीम होती है इसमें तीन रिएक्शन तो ये होती है, एक मोमेंट और एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। तीन ही इस एंड पर, कितनी हो गई, 3 और 3 6 अननोन हो गए। इक्विलिब्रियम कितनी मेरे पास, 3 है। कौन कौन सी, समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0, समेशन एम जेड बराबर 0। तो मैं इन तीन की सहायता से 3 अननोन निकाल सकता हूं। 3 तो नहीं निकल पाएंगे, कितने नहीं निकाल पाऊंगा, 3 नहीं निकाल पाऊंगा। 3 मेरे पास रिएक्शंस डिटरमाइन नहीं कर सकता मैं इनकी सहायता से, इसलिए पर इसको बोलते हैं तीन रिएक्शन इनडिटरमिनेट है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी हम इसमें नहीं करते, अपन उसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट होगा, मतलब जो हमारे से नेक्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपका भी एग्जाम है RSMSS भी, इसलिए मैं उसको, वो इसमें आ नहीं रहा आपके, तो मैं उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल। जब ये सारा सिलेबस हो जाएगा आपका उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो देखो यहां पर बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये हमारी फिक्स्ड बीम है। तो फिक्स्ड बीम के जो हमारे होते हैं एसएफडी बीएमडी वगैरह, सारे चीज के अलग मेथड है, ऐसे नहीं निकाल सकते अपन। वहां पर हमसे रिएक्शन ही नहीं निकलेगी, इजी रिएक्शन नहीं निकलेगी तब जब तक आपको RA RB नहीं पता, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना शियर फोर्स निकाल सकते ना ही बेंडिंग मोमेंट। तो हमारा मेन काम है ये निकालना, और इनको निकालते हैं हम कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसके डिफरेंट मेथड है, कम से कम 35 मेथड है, और उन मेथड के द्वारा अपन निकालते हैं अलग अलग। अपन ने 2-3 ही पढ़े होंगे बस, 3 मोमेंट इक्वेशन और 2-4 मेथड, बहुत सारे मेथड 30-35 मेथड है इसके। तो उनकी सहायता से अपन ये रिएक्शंस निकालते हैं, रिएक्शन की सहायता से अपन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं केवल ये बताऊंगा कि मान लो लोड लग रहा है W, इस लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एंड पर, वो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। देखो ये है एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैंने, बस इस बीम को हटा दिया, हल्का सा जोड़ दूंगा तो ये ऐसी हो गई। इस वाले पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा हमारा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से आएगा।
इसको रोकने के लिए फिक्स्ड एंड का मतलब क्या रहता है? फिक्स्ड एंड का मतलब है कि कोई एक मोमेंट यहां पर इस तरह से अप्लाई हो रहा है जो क्या कर रहा है, इसकी जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है इस वाले पॉइंट पर, उसको क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। तो फिक्स्ड एंड का काम ही केवल एक है कि उस वाले एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन को क्या करना? जीरो करना। बात क्लियर है क्या नहीं? तो फिक्स्ड एंड का काम क्या होता है? स्लोप डिफ्लेक्शन को जीरो करना। आपने देखा था, क्या देखा था कि ये मेरी थी कौन सी बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम W लग रहा था। W के कारण एंड पर कोई मूवमेंट आ रहा था क्या? मूवमेंट था एंड पर, बिल्कुल आ रहा था। कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था। क्यों जीरो आ रहा था? यहां रोकने वाला कोई था ही नहीं। जब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बीम यूं घूम जाएगी आराम से, रोकने वाला नहीं है, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी है? एंड पर जीरो है। ये बात समझ में आ गई हमको। तो इसके कारण अब क्या होगा? जब रोकने वाले, तो बीम किस तरह डिफ्लेक्ट होगी? लोड के कारण यूं डिफ्लेक्ट होगी, यूं। तो देखो बीम में यहां एंड पर स्लोप आ रही है कि थीटा? बिल्कुल आ रही है साहब। यहां आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। यहां पर देखो डिफ्लेक्शन बिल्कुल आ रहा है साहब। ये बात हमको समझ में आ गई कि स्लोप एंड पर आ रही है, ठीक है। लेकिन एंड पर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन नहीं है भाई, स्लोप स्लोप आ रही है। अब क्या है, आपने यहां पर इस वाले, ये हम बात करें, सेम लोड लगा दिया, सेम बीम है, बस एंड क्या है? फिक्स कर दिए। फिक्स कर दिए, तब आपने देखा कि फिक्स वाले केस में यहां पर किसी प्रकार का वो नहीं। यहां पर देखो रिएक्टिव मूवमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल है। रिएक्टिव मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो अपन देखेंगे अभी, किस तरह से अपन डायरेक्शन याद करते हैं। फिलहाल आप ये देखो कि जो हमारा रिएक्टिव, यहां पर इसकी जो वो बनेगी, डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ऐसी का मतलब यहां पर स्लोप आ रहा है क्या? थीटा। थीटा बराबर जीरो है। यहां स्लोप जीरो है, आ ही नहीं रही स्लोप। क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी लग रही है जो इसको यूं दबा रही है। देखो यहां स्लोप थी, ये स्लोप जीरो कैसे होगी? जब मैं इसको यूं दबाऊं ऊपर की तरफ, इसको मैं यूं दबाऊं, देखो यूं दबाऊं मैं इसको, ऐसे ऐसे घुमाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं, तब ये क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये जो मोमेंट है कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं। इन मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इन मोमेंट को बोलते हैं हम फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट है क्या? बिल्कुल है। यहां पर है क्या? है। क्यों है? इसके कारण जो लोड लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आता है यहां पर मोमेंट। जितना लोड लगेगा उतना ज्यादा यहां पर हमारा मोमेंट होगा। इन मोमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। और फिक्स्ड एंड मोमेंट का काम क्या होता है? एंड पर, फिक्स्ड एंड पर स्लोप को और स्लोप और डिफ्लेक्शन को जीरो करना। तो इनकी आपको जब कभी भी डायरेक्शन देखनी हो कि ये मेरा ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, आपको केवल क्या करना है? पहले उसकी डिफ्लेक्टेड शेप याद करनी है, और डिफ्लेक्टेड शेप के बाद में आपको उसका ऐसे, आप उस डिफ्लेक्टेड शेप को जीरो करने के लिए आप देखोगे डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। तो आप इसमें एक दो लाइन लिख लो पहले। फिक्स्ड बीम में अपन हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट डालेंगे अपन फिक्स्ड बीम। इसमें लिखेंगे अपन फिक्स्ड बीम में फिक्स्ड एंड पर मोमेंट डेवलप होते हैं जिनका काम फिक्स्ड एंड पर स्लोप व डिफ्लेक्शन को जीरो करना होता है। इनका काम क्या है? स्लोप और डिफ्लेक्शन को जीरो करना। इनको क्या बोलते हैं? इन मोमेंट को फिक्स्ड एंड मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। एक लाइन और लिख देंगे, एक लाइन और लिख देंगे इसी में। भाई यहां पे मेरे को स्पेस नहीं है, आप इसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आप इसी में कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखेंगे? फिक्स्ड एंड मोमेंट की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए बीम की डिफ्लेक्टेड शेप को ऑब्जर्व करते हैं, वह इसके एंड पर स्लोप डिफ्लेक्शन को
जीरो करने के लिए आवश्यक मोमेंट की डायरेक्शन ही फिक्स्ड एंड मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो देखो भाई, यह जीरो करना, तो जीरो कैसे होगा, इस तरह से मैं दबाऊंगा तब जीरो होगा, तो मतलब फिक्स्ड मोमेंट कैसा है, ऐसे। यहां पर कैसे होगा, ऐसे होगा। और आपको मालूम है किसी भी सेक्शन पर इस तरह से मोमेंट है तो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, और अगर इस तरह से है तो क्या होता है, हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। इसलिए ये दोनों क्या है, हमारे नेगेटिव। बात क्लियर है। इसके बाद में आप ये दोनों डायग्राम बना दो और डायग्राम में लिख देना ये क्या है हमारी, ये हमारी डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट। उतार दो भाई, मैं मिटाता हूं इसे। अब अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट को ज्ञात करना वो देखेंगे अपन किस किस बीम के फिक्स्ड एंड मोमेंट कितने होते हैं। तो अपन लिखेंगे नीचे फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर बीम विद पॉइंट लोड एट सेंटर। ठीक, तो अपन ये याद करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कितना होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। पहली बात तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। क्यों होगी, आप भैया ये देख लो, जीरो कैसे होगा, ये स्लेप डिफ्लेक्टेड शेप जीरो कैसे होगी, स्लोप इस तरह से, इस तरह से मूवमेंट लगेंगे तब। तो यहां पर भी कितना डेवलप होता है, इस पर होता है माइनस डब्ल्यू एल, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू है ये, माइनस कैपिटल डब्ल्यू एल बाय 8, ये भी है माइनस कैपिटल डब्ल्यू एल बाय 8। टोटल लेंथ इसकी एल थी। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ गया हमारे दोनों कितने, माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 माइनस। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा, मेरे को एक कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। चलो बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर, वैसे ही बना उसकी। तो किस तरह से बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मेरे फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, ठीक है। मुझे इस फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट का डायग्राम बनाऊंगा। तो मैंने देखा फिक्स्ड एंड का इस वाले एंड पर भी कितना है, ये मैं अगर जीरो बेस लेता हूं तो इस वाले एंड पर है मेरा WL/8 माइनस का WL/8, और इस पर भी कितना है WL/8। मतलब कैसा बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ये किसका है, ये बेंडिंग BMD फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट। थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा अदरवाइज माइनस 0 0 WL/8 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक, उसके बाद में मैं बात करता हूं कि दूसरा मेरा क्या लग रहा है इसमें। एक मेरे को ये तो होगा फिक्स्ड एंड का, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड के कारण मेरा कैसा बनता है BMD, वो भी मेरे को मालूम है, वो भैया ऐसा बनता है, पढ़ चुके हैं तो हम। WL/4 आती है वैल्यू, यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो। ये किसका है, ये है BMD फॉर SSB विद पॉइंट लोड एट सेंटर। तो ये तो क्या चीज थी, ये तो केवल इसका था, इसका BMD था, ठीक है। और ये किसका BMD था, ये था BMD इसका था, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो मेरा यही तो बनता है भाई।
अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ये प्लस ये बराबर ये आप लिख लेना, ये प्लस ये बराबर ये आ गया। समझ लेना तसल्ली से, हमेशा ऐसा ही करते हैं फिक्स्ड एंड बीम के अंदर। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए फिक्स्ड एंड का बनाते हैं, हम फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसका हम बीएमडी बनाते हैं, मतलब केवल इस पोर्शन का बनाया है हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपली सपोर्टेड पोर्शन जो है इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे हम, मतलब ऐसी बीम है जो सेंटर पर डब्ल्यू लग रहा है तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपको क्या है, इसके कारण चाहिए तो आप क्या करो, इस वाले बीएमडी इस वाले बीएमडी दोनों को जोड़ दो तो किसके कारण आ जाएगा, इसके कारण। तो मैं इन दोनों क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, तब जाकर के मेरा किसका आ जाएगा, ये लो भाई मैंने इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, वो बन जाएगा इस बीम का, फिक्स्ड एंड बीम का। ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप, पहले फिक्स्ड एंड बीम को आप तोड़ोगे किसमें, फिक्स्ड एंड के अंदर और सिंपली सपोर्टेड बीम में। इसके कारण बीएमडी ये बना, इसके कारण ये बना, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी फिक्स्ड एंड बीम बन चुकी है। और इसलिए आपको इसका अगर बीएमडी चाहिए तो इन दोनों बीएमडी को जोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे सर ये तो ऐसे बनेगा, ये तो माइनस और ये प्लस, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सही बात। ये WL/4 और ये WL/8। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको इसको एक ही साइड दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इस सेक्शन की बात करते हैं ना, इस सेक्शन की L बराबर L/4 दूरी पर अगर अपन देखते हैं यहां पर, तो यहां पर देखो ये तो वैल्यू आ रही है हमारी क्या, प्लस, और ये वैल्यू आ रही है माइनस। प्लस की कितनी आ रही है ये, और माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमारी जो प्लस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी कितनी, WL/4, और जो हमारी माइनस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी कितनी, WL/8। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू घट जाएगी इसकी। मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 4 है और ये वैल्यू हमारी 8 है, प्लस का 4 है माइनस का 8 है, तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गई हमारी -4 वैल्यू हो चुकी है। बात क्लियर है क्या नहीं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस पोर्शन को भी हम ऊपर दिखा देते हैं। बात क्लियर है क्या नहीं, इस पोर्शन को भी हम ऊपर दिखा देंगे। जैसे कि एक सेकंड में एक पेपर देखता हूं, यहां पर कोई होता है तो अवेलेबल। देखो भाई, जैसे ये पेपर है मेरे पास, इस पेपर में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये देखो भाई, आप सोच रहे हो कि सर जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा डायग्राम कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये मैंने जोड़ दिया, ये तो SSB का रही है, इससे नीचे नेगेटिव, इससे ऊपर क्या है हमारा पॉजिटिव। लेकिन भैया हम ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करें, देखो कुछ वैल्यू ये है, ये मान लो 10 है प्लस का, और ये हमारा 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, प्लस का 5, तो हम उसको ऊपर ही दिखाना पड़ेगा प्लस को। तो क्या करेंगे हम इसको, हमने इसको इस तरह से दिखाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इन दोनों ही पॉइंट को इस तरह से दिखाएंगे। बात क्लियर है। तो SSB वाला ऊपर का पोर्शन था और ये हमारा किसका था, नेगेटिव था, उसको हमको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ऊपर दिखाने से देखो क्या हुआ, ये जो चीज है ना, ये वाली आपको कौन सा एरिया, अब देखो मैं इस डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये एरिया, ये इसको अगर मैं इस तरह से खींच देता हूं तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये जो ये ओवरलैप पोर्शन हो गया, ये रेड लाइन के अंदर अंदर का ओवरलैप हो गया, मतलब वो प्लस और माइनस की वैल्यू क्या हो गई, खत्म, मतलब 0 हो गई वैल्यू। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला पोर्शन रहेगा, ये बाकी का जो पोर्शन बच रहा है वो हमारा डायग्राम किसका है, वो फिक्स्ड एंड बीम का डायग्राम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे ना दिखा करके ऊपर दिखाते हैं। बात क्लियर है। तो मैं इसको बना देता हूं डायग्राम को। हमारा ऐसा नहीं बनेगा ये कि हमने इसको माइनस दिखा दिया नीचे, प्लस दिखा दिया ऊपर, क्योंकि कुछ वैल्यू तो भाई 0 कर ही देगी वैल्यू। इसलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं अब। तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये देखो, तो ये WL/8 था यहां पर,
और यहाँ क्या था WL/4, सेंटर पर ये कितना WL/8 है, तो सेंटर पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर पर प्लस का तो WL/4 है और माइनस का WL/8 है। अगर मैं इसमें से क्या लेता हूँ 8 को, 2WL माइनस WL बराबर WL/8। तो सेंटर पर भी WL/8 आ रहा है, लेकिन कौन सा आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है भाई। सेंटर पर किसका आ रहा है, ये मेरे प्लस का WL/8 आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम को बनाता हूं, कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा डायग्राम। तो देखो भाई, ये डायग्राम मेरा ऐसे बनेगा। ये देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये नहीं है, ये डायग्राम है ही नहीं। ये देखो, ये है ही नहीं, ये डायग्राम है एक्चुअल में। तो फिक्स्ड एंड बीम का डायग्राम क्या, वो तो कैंसिल हो गया पूरा, प्लस माइनस जीरो हो गया वो एरिया। तो ये वाला जो है, ये जो डेप्थ है आपको दिख रही है, ये कितनी है, ये भी है मेरी WL/8, लेकिन किसकी है, प्लस की है। और ये किसकी वैल्यू हमारी WL/8, ये किसकी है हमारी, माइनस की है। ठीक है, वो हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन हम क्यों दिखाते हैं, हम दिखाते हैं बेस लाइन के रूप में। तो मेरा जो एक्चुअल में जो डायग्राम है फिक्स्ड एंड बीम का, वो कौन सा है, ये है डायग्राम। ठीक, ओनली ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा खत्म हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया वो। तो इस तरह से हम बनाते हैं भाई फिक्स्ड एंड बीम के। अगर हमको बनाने हैं तो आप क्या करोगे, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण, वो हमारा ऐसा बनेगा। फिर आप किसके कारण बनाओगे, फिर आप बनाओगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एसएसजी विद पॉइंट लोड के लिए, और उन दोनों को जोड़ दोगे तो मेरा फिक्स्ड एंड का आ जाएगा। आप इसको उतारो, इसी के अंदर हम एक दो चीज और कंटिन्यू करते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपको इसमें दिख रहा है क्या है इसके अंदर, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये दोनों क्या हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हैं, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यहां पर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। मैं ये ज्ञात करना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर बनेंगे ये, इस वाले पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितनी दूरी पर बनेगा। तो कैसे ज्ञात करें, अब तक हम देख चुके हैं। हम तो सिंपली क्या करेंगे, मोमेंट की एक हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो मेरी लेंथ क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, कितनी दूरी पर जाकर के मेरा ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट मिलेगा। तो हम ज्ञात करते हैं, उसको भी देखते हैं भाई। मैं इसको मिटाता हूं, तो अगर आपसे कोई पूछता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, वो देखते हैं। तो इसी में अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो इसमें कंटिन्यू करते हैं अपन, क्या था, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, मतलब 0 बेंडिंग मोमेंट पॉइंट कितनी दूरी पर होगा। ये हमारा फिक्स्ड बीम थी और मुझे ये पता है कि इसकी जो वर्टिकल रिएक्शंस होंगी कितनी होंगी, W/2 और भाई टोटल लोड W है तो उसका हाफ हाफ ही तो होगा। और मुझे दूसरी बात क्या पता चल चुकी थी, ये जो मेरा मोमेंट है ये कितना है, -WL/8। तो मैं यहां से कुछ x डिस्टेंस पर देखना चाहता हूं कि कितनी दूरी पर जाकर के ये मेरे को क्या प्राप्त होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो मैं x दूरी पर जो मेरा सेक्शन है xx, उसकी मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, mx। इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो ये रिएक्शन है हमारी RA और ये है RB। तो RA इंटू में RA देखो कैसा है, ये सेक्शन से दोनों तरफ ऊपर होता है, तो सेक्शन ये है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, प्लस RA इंटू में x, और ये क्या है हमारा -WL/8।
ठीक है, बराबर आर ए की वैल्यू कितनी है, W/2 इंटू एक्स माइनस WL/8। क्या करेंगे हम इस वाले केस में, इस वाले केस में हमको इतना सा काम करना है कि ये हमारी इक्वेशन हो गई फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर या एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर बेंडिंग मोमेंट बराबर 0। इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, 0 बराबर W/2 इंटू एक्स माइनस WL/8। तो यहां से मेरा x क्या आ जाएगा, x बराबर ये तक तरफ गया WL/8 अपॉन में W/2 बराबर L/4। तो x बराबर कितना आ गया, L/4। तो मेरी डिस्टेंस आ चुकी है भाई कि कितनी दूरी पर, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 एट x बराबर L/4 फ्रॉम पॉइंट A एंड ऐसे ही कहां से होगा, B। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया था ना ये अब आप वहां पर लिख देंगे, ये कितनी दूरी पर प्राप्त होगा हमें, 0, ये होगा L/4 पर, और ये भी L/4 पर, और ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी होगी, ये L/4 हो गया, तो ये आधा ही तो बचा, ये L/2। टोटल लेंथ कितनी है हमारी, L माइनस प्लस माइनस कदम। तो ये हमारा सिंपल सा था कि हम इस तरह से ज्ञात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर को। अब मैं एक काम करता हूं, आपको ये जो है फिक्स्ड एंड मोमेंट, डिफरेंट केसेस के फिक्स्ड एंड मोमेंट में आपको एक डायग्राम बना देता हूं, और उनके में आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट के साथ में उनकी जो लोकेशन है वो भी मैं बना देता हूं, बेंडिंग मोमेंट के साथ में कितनी दूरी पर अपना ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर उनको प्राप्त होगा। तरीका यही है, मैं उनको एक टेबुलेटर फॉर्म में, आप इसको उतार दो, मैं इसे मिटाता हूँ, तो उन सभी को मैं आपको एक टेबुलेटर फॉर्म के अंदर बना देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो और याद भी कर पाओ। तो आप उसको नोट के रूप में लिख देंगे। पहला तो हमारा यही है, सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब L/2 डिस्टेंस है, तो उस वाले केस में कितना होगा, ये बेंडिंग मोमेंट कैपिटल WL/8, और इधर भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम कैपिटल WL/8। अगर इसका हम BMD बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, BMD हमारा बनेगा अभी थोड़ी लाइट वोल्टेज कम हो गए हैं, लेकिन ये पूरी टेबल बन जाएगी तभी देख पाओगे आप भी, तो धैर्य रखें थोड़ा। WL/8 और ये कितनी दूरी पर प्राप्त होगा हमको, L/4 डिस्टेंस पर। हम इसका देखते हैं सेकंड केस। जब हमारा जो W है किसी डिस्टेंस पर है, तो उस वाले केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा WAB²/L², और ये WA²B/L²। ठीक, जो डिस्टेंस है आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, देखो भाई, लोड अगर सेंटर पर था तो दोनों पर बराबर आएगा, ठीक है। डायरेक्शन तो क्लियर है आपको, डायरेक्शन कैसे देखोगे, डिफ्लेक्टेड शेप के अनुसार। अब अगर लोड इधर की तरफ है सेंटर से, तो जोर किस पर ज्यादा पड़ेगा, जोर ज्यादा पड़ेगा इस वाले पर, मतलब मोमेंट किस पर आएगा, इस पर ज्यादा आएगा।
इसकी वैल्यू ज़्यादा कैसे हो सकती है, जब मैं ए का स्क्वायर करूं या बी का स्क्वायर करूं। जब मैं किसका स्क्वायर करूंगा, ज़्यादा लेंथ का स्क्वायर करूंगा, तब मेरे को ये वैल्यू ज़्यादा प्राप्त होगी। बस ऐसे आप इसको याद रखोगे, WAB² तो इसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। यहाँ केवल मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, तो कैसा बनेगा ये अपना, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। बस ये क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा वैल्यूज़, ये केवल शेप है, वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग ही निकलेंगी अपनी। तीसरा देखते हैं अपन, तो तीसरा क्या है, मान लीजिए ये हमारा यूडीएल लग रहा है। यूडीएल के कारण, यूडीएल कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस वाले केस में एक तो हमारा ये होगा और एक मोमेंट ऐसे होगा। ये वैल्यू हो गई हमारी WL²/12 और ये भी स्मॉल w है, ये WL²/12। तो हमारी वैल्यू है मोमेंट की। अब अगर मैं इसकी शेप बनाता हूँ तो कैसी शेप आएगी, देखो इसकी जो शेप आएगी पैराबोलिक बनेगा हमारा। ये जो वैल्यू है प्लस, ये माइनस, ये जो माइनस की वैल्यू है ये तो हमारी कितनी रहेगी, यही स्मॉल WL²/12 और ये भी कितनी रहेगी, स्मॉल WL²/12। कैसे आई ये वैल्यूज, वैसे आएंगी हमारी। पहले आप फिक्स्ड एंड का बनाओगे ये डायग्राम, फिर आप जो सिंपली सपोर्टेड कारण कैसा बनता था हमारा, देखो ये फिक्स्ड के कारण है माइनस, सिंपली सपोर्ट के कारण प्लस, दोनों को जोड़ोगे तो कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा जो हमने पहले बताया था। ये वैल्यू कितनी है, WL²/12। ये वैल्यू कितनी है आपको पता है, WL²/8, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी WL²/8 माइनस WL²/12। आपने 12 कॉमन ले लिया, 12 ले लिया तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आपने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3WL² माइनस 2WL², WL²/24। ये आ गई वैल्यू WL²/24। तो ये वैल्यू कितनी आई है, WL²/24। याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि कैसे आए हमारा, ये आया WL²/8 माइनस WL²/12। ऐसा ये हिंट के लिए लिख दिया मैंने, 24 कैसे आया था। अब इसके बाद में ये 3 तो ये हो गए हमारे, और केसेस हैं वो मैं आप इसको उतारो, मैं इसके बाद में और नेक्स्ट बताता हूँ, जो इसके और केस बच रहे हैं 2-3 वो मैं उतारता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ भाई। तो हमारे 3 केस तो ये हो गए। अब देखो चौथा केस कौन सा है, चौथा केस है कि अगर हमारे ये जो बीम है उस बीम पर क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन, जो मैं आपको सिखाता हूं कैसे देखेंगे। यहां पर क्या लग रहा है, कहीं पर भी लग रहा है भाई, मान लो फिलहाल तो मैं इसको कहीं और दिखाता हूं, इस मोमेंट को। हमारी टोटल लेंथ है, ये लग रहा है m, कितनी दूरी पर लग रहा है, ये a है और ये b है। तो इसके कारण जो हमारे मोमेंट के कारण जो इस मोमेंट के कारण जो फिक्स्ड एंड ये अप्लाइड है, इसके कारण जो हमारा डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां पर होती है हमारी m इंटू में b 3a माइनस l अपॉन में l²। ठीक है भाई। और यहां पर होगी जो ये होगी हमारी m a 3b माइनस l अपॉन में l²। ये इसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है। बात है डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन कैसी होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। फिफ्थ है जो हमारा, वो कौन सा केस है, वो है अगर ये जो m है कहाँ लग जाए, ये लग जाए हमारा सेंटर पर, सेंटर पर लग जाएगा तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी। तो सेंटर के लिए हम यहाँ पर a की जगह और b की जगह क्या पुट कर दें, l/2 पुट कर देते हैं। a भी कितना है यहाँ पे l और b भी कितना है l, तो 3 इंटू में l/2 माइनस l
अपॉन में एल का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा m इंटू में एल बाय 2 इंटू एल स्क्वायर। 2 आपने एलसीएम ले लेते, आ गया 3l माइनस 2l बाई में 2 और आ गया, तो ml 3l माइनस 2l बराबर l अपॉन में 2 इंटू 2 4 l स्क्वायर। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बच गया m/4। मतलब अगर ये वाली कंडीशन है, सेंटर पे लग रहा है, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने इसे इक्वेशन में a की जगह b की जगह l/2 पुट करके देखा, तो आपका आंसर क्या आ गया m/4। आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी क्या वैल्यू आएगी इसकी, m/4 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ही एंड पर कितनी वैल्यू आएगी, सेम आएगी, और वो कितनी आएगी हमारी m/4। ठीक है, तो इस तरह से आएगा या हमारी m/4 और m/4 3a। अब देखो भाई, इसके अंदर हम देख रहे थे डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन कैसे पता करें, कि यार इसकी डायरेक्शन किस तरह से आएगी, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आएगी, वो अपन देखते हैं। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको डिफ्लेक्टेड शेप देखनी है, और डिफ्लेक्टेड शेप ही आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन। ये मोमेंट कैसा लग रहा है, ये मोमेंट लग रहा है ऐसा। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती तो ये मोमेंट कैसा लग रहा है, इसको यूं घुमा रहा है। यूं का मतलब आप केवल इस पॉइंट को देखोगे, इन दोनों पॉइंट को, तो इस बीम के इस पॉइंट के जस्ट इधर की तरफ तो ये क्या कर रहा है, बीम को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर। और इस पॉइंट के जस्ट इधर, अब देखो इसी को मैं कैसे कैसे दिखा सकता हूं, इसको ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, चाहे मैं इसको ऐसे दिखाऊं चाहे मैं इसको ऐसे दिखाऊं, है तो एक ही चीज। आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा इसका जो हेड है उस हेड को उस स्पान पर पटकना है। उस स्पान पर पटक कर देखो कि ये हेड जो है कैसी किस डायरेक्शन में है, वैसे आप मोमेंट बता पाओगे। तो ये क्लॉकवाइज है, हमने यहां से देख लिया क्लॉकवाइज है। अब देखो इस क्लॉकवाइज को आप क्या करोगे, इस वाले स्पान पे देख रहे हो, इस वाले पॉइंट पर है ना, ये ए है और ये बी है। आपने इस क्लॉकवाइज को आपने इस पर देखा, तो यहां पर क्लॉकवाइज क्या होगा, ये यू घूमेगा, तो इसका जो हेड है वो इस वाले स्पान पर तो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और इस वाले स्पान पर कैसे जाएगा, इस वाले स्पान पर जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, लेकिन इस वाले स्पान पर तो नीचे की तरफ हेड है, और इस वाले स्पान पर कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बीम को ऐसे करने की कोशिश करेगा, यूं। भाई ये ऊपर की तरफ खींचेगा यूं, और ये इधर से नीचे की तरफ दबाएगा, तो ऐसा करना चाह रहा है। क्या ये बीम ऐसी हो जाएगी एंड पर, यहां पर स्लोप आएगी क्या, भाई यहां तो आ जाएगी सिंपली सपोर्टेड बीम में थीटा की वैल्यू, लेकिन यहां पर आएगी क्या, यहां पर नहीं आएगी। यहां क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर कुछ लग रहा है, और वो क्या कर रहा है, इसको जीरो कैसे करेगा, ऊपर से दबाएगा, और यहां पर ये नीचे से दबाएगा। तो इनकी वैल्यूज जो है हमारी जीरो कब होंगी, जब मोमेंट कैसे लगेंगे, इस तरह से लगेंगे। तो देखो मैं इसको लगाता हूं, तो यहां पर मोमेंट में कैसे लगाऊंगा, पहले मैं ऐसा करता हूं, इसकी एक डिफ्लेक्टेड शेप बना देता हूं, तो इस वाले क्वेश्चन में इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कैसी बनेगी, ये मैं इसकी लेंथ लिखी a और b, तो इनकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो जो मेरी बनेगी वही बनेगी इस तरह से, ये बनेगी। ठीक है, ये क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप। लेकिन क्या ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसको कोई ना कोई तो मोमेंट रोक रहा है, और वो कैसे रोकेगा, वो रोकेगा इसको इस तरह से, और यहां पर इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। अब जाकर के अब इसकी डिफ्लेक्टेड शेप क्या हो जाएगी, अब इसकी शेप जो है यहां पर स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। अब मैं इसको ऐसा नहीं दिखा सकता, अब मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मोमेंट लगा है, और ये अब ऐसे। तो आप देख लोगे ये जो मोमेंट है इस तरह से लगेगा, और ये शेप कैसी हो जाएगी हमारी, ऐसी हो जाएगी। बात क्लियर है। तो ये हमारा आ चुकी है डायरेक्शन। ऐसी हम किसकी डायरेक्शन देखेंगे, इस वाले की। तो इसमें भी देखो, इसमें भी सेम है, इसका मतलब शेप कैसी बनना चाहेगी, ऐसी। लेकिन ये शेप कैसी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर। और जीरो कैसे होगी, कि जब इसको कोई यहाँ से भी ऊपर से दबाए यूं नीचे, और नीचे से यूं दबाए, तो ये m/4 आएगी। आप ये देखने के लिए ये लिख सकते हो यहाँ पे नीचे साइड में, अपनी कन्वीनियंस अपने याद रखने के लिए, कि हेड को हमको देखना है बस, कि उस स्पान पर हेड की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब देखो एक बार और मैं इसको चेंज करके देख लेते हैं। मान लो ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होती, और ये डायरेक्शन कैसे होती है हमारी, अगर ये जो डायरेक्शन है, मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन
ऐसे ना करके और कैसे कर देता, ये मैं क्लॉकवाइज ना करके इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देता, तो फिर क्या रहता बताओ, तो कैसे आता, कुछ नहीं, आपको बस वही देखना है। ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो ये जो हेड है इस वाले पोर्शन को तो क्या कर रहा है, सॉरी ये भी मैंने क्लॉकवाइज ही दिखा दिया, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, मतलब ये इस तरह से होता। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर क्या होता, ये क्या कर रहा है, इस वाले पोर्शन को तो यूं दबा रहा है, इसका हेड, इसके हेड को पटको, आप हेड को क्लॉकवाइज पटकोगे तो हेड कैसे आएगा क्लॉकवाइज, इस पर नीचे आएगा, और इस पर क्या आएगा हेड, इस पर हेड ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जो शेप बनेगी वो कैसा बनना चाहेगी, वो बनना चाहेगी इस तरह से, ये शेप बनना चाहेगी। क्या ये शेप बन जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्यों, यहां से तो दबेगा नीचे और यहां से ऐसे, तो इस वाले केस में कैसा मूवमेंट आएगा, इस वाले केस में ऐसा आएगा मूवमेंट। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आई, यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई जो मेरे को शॉर्ट में इसको ध्यान रखूंगा, कि जैसा हमारा अप्लाइड था ना वही डायरेक्शन दोनों तरफ आएंगी सेम। देखो आप, ये क्या था मेरा क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज था, यहां पर भी क्लॉकवाइज और यहां पर भी क्लॉकवाइज। ये कैसा था मेरा एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी। अब आपको याद नहीं रखना, कुछ समझना ही नहीं वहां पे एग्जाम में, आपको डायरेक्टली क्या ध्यान रखोगे कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाइड है तो क्लॉकवाइज मेरी क्या रहेंगी, एंड पर जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका डायरेक्शन देखने का। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो भाई, मैंने इसका बीएमडी नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया है, मैंने बीएमडी से बनाया, आप अपने आप इसको बनाकर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको दिखाऊंगा कैसे होता है इसका, आप उसे वेरीफाई करेंगे फिर मेरा सही था या गलत था, आप बनाना सीखे या फिर नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले क्या करोगे आप, इस मूवमेंट के कारण बीएमडी बनाओ, उसके बाद में क्या करोगे आप, इन दोनों फिक्स्ड एंड के कारण, और उन दोनों को आप जोड़ दोगे तब जाके आपका बीएमडी बनेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देख लिया इसके सेंटर पर और जो हमारे एंड है उन पर अपन ने देख लिया। सेंटर पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो कितनी वैल्यू आ रही है, एंड पर आपने कौन सा देखा, पॉइंट लोड वाला केस, उसमें सेंटर पर कितना था, WL/8 था, और जो हमारा हमने देखा एंड पर कितना था, वो भी WL/8 था, बस नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। तो आपसे अगर पूछता है कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट वाले केस में हमारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट और जो सेंट्रल बेंडिंग मूवमेंट है उन दोनों का रेशियो क्या होता है, पॉइंट लोड वाले केस में तो सेम होगा, सेम का मतलब WL/8 1 हो जाएगा रेशियो। तो इस तरह से आपसे जो भी पूछता है अपन इस ये जो चार्ट बनाया मैंने, इस चार्ट से ही अपन उसको ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन उस वाले केस में कितना हो जाएगा, UDL वाले केस में ये तो वैल्यू थी हमारी WL²/24 और ये थी WL²/12 थी। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में दुगना हो जाएगा भाई, 24 और 12 आ रहा है नीचे, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, और अगर उल्टा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेंटर बटे एंड पूछ रहा है तो आप WL²/24 बटे WL²/12 रखोगे, और जब एंड बजे ये पूछ रहा है तो क्या कर दोगे, इसका अपोजिट कर देंगे अपन, इसको अपन इस चार्ट से ही अपन देखेंगे। तो इन दोनों का आपको खुद को बनाना है, ठीक है, और एक प्रैक्टिस और करनी है आपको, इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा करके फिर अपने आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करने पर मेरे एंड की जो डायरेक्शन है वो कैसी आएगी। मैं उसको नेक्स्ट में दोबारा बना दूंगा जिससे आप वेरीफाई कर पाओ कि मैं सही हूं या गलत हूं, आप सीख पाएंगे इसको। ठीक है भाई, तो आपका ये जो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके मैंने आपको ये पूरा थॉरोली पढ़ाया था, डिस्क्राइब। अब एंड की जो एक लेक्चर और लूंगा मैं, इसका 31st लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कीज कि हम शॉर्ट में किस तरह से बनाएंगे। वहां पर केवल 2 इक्वेशन से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को। एक तो इक्वेशन रहेगी हमारी ये, और एक रहेगी हमारी ये इक्वेशन। यहां पर इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम क्या करेंगे, हम ना तो ये बनाएंगे कोई लोड निकालेंगे, ना रिएक्शन निकालेंगे, ना कोई इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्टली बस शेप बता सकते हैं हम इन दोनों की सहायता से कि उसकी शेप कैसी बनेगी। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इससे हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर आपको किसी ने SFD दे रखा है ना, यूं SFD दे रखा है और पूछ रहा है भाई इसका आप लोडिंग डायग्राम बनाओ, तो वो भी अपन इससे बता सकते हैं। कोई लोडिंग डायग्राम दे रखा है तो उससे अपन SFD बना सकते हैं। किसी ने SFD दे रखा है, बस लोडिंग डायग्राम नहीं दिया, कह रहा है इसका BMD बनाओ, तो हम BMD बना देंगे बिना लोडिंग डायग्राम के। किसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।